फीट की ऊंचाई पर भिड़े भारत और नेपाल। भारत चीन की बढ़ती नजदीकी से चिढ़ा नेपाल। 200 साल पुराने विवाद को दी हवा। भारत की जमीन पर ठोकने लगा दावा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। अमेरिका ने भारत पर जैसे ही 50% का टैरिफ ठोका, भारत और चीन फिर से करीब आ गए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गलवान की घटना के बाद पहली बार दो पुराने दोस्त करीब आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि चीनी विदेश मंत्री 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए और जितने भी प्रतिबंध भारत पर लगाए गए थे, सब हटा दिए गए। रेयर अर्थ मेटल्स, उर्वरक, टनल बोरिंग मशीन और भारत के उत्पादों के लिए चीन का बाजार भी 7 गलवान से पहले जिन 3 जमीनी रास्तों से भारत चीन का व्यापार होता था, उन्हें भी वापस बहाल कर दिया गया। और इसी रास्ते से हमारे एक और पड़ोसी नेपाल की हवा टाइट हो गई है। ऐसा क्या हुआ जो नेपाल, भारत और चीन दोनों पर भड़क उठा? उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लिपुलेख दर्रा व्यापार मार्ग। असल में सारा विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हाल ही में भारत और चीन ने इस दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसे नेपाल अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। लेकिन नेपाल इसे खतरा क्यों मानता है, उसके लिए सैकड़ों साल पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा लिपुलेख दर्रा, जो भारत, नेपाल और चीन के ट्री जंक्शन पर मौजूद है, एक बार फिर सुर्खियों में है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दर्रा न केवल एक पुराना व्यापार और तीर्थ यात्रा का रास्ता है, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक विवाद का केंद्र भी है। हाल ही में भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी, जिस पर नेपाल ने कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल ये ऐतराज जताते हुए कह रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसका अभिन्न हिस्सा है और ये फैसला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इस विवाद की जड़ में आगे जाए तो 1816 के सुगौली संधि से ये विवाद शुरू होता है, जिसमें नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सीमा को काली नदी के आधार पर निर्धारित किया गया था। नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिसके आधार पर लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र में आते हैं। दूसरी ओर भारत का कहना है कि नदी का उद्गम कालापानी गांव के पास है और इसलिए ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है। हालांकि ये पुराना विवाद अभी 10 साल पहले एक बार फिर उस वक्त हरा हो गया। दरअसल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लिपुलेख को व्यापार मार्ग के रूप में उपयोग करने पर सहमति जताई थी। नेपाल ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसे इस फैसले में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद 2019 से 20 में भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी और लिपुलेख को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया। जवाब में नेपाल ने मई 2020 में अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में उसने शामिल किया। नेपाल ने इसे अपनी संविधान में शामिल किया। 2020 में भारत ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया, जिसे नेपाल ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। 2023 में चीन ने अपने नक्शे में लिपुलेख और कालापानी को भारत के हिस्से में दिखाया, जिसके बाद नेपाल और ज्यादा भड़क गया। फिलहाल की बात करें तो 20 अगस्त 2025 को चीनी विदेश मंत्री वांग ही की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला दर्रों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया। ये फैसला भारत और चीन के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि उसने भारत और चीन दोनों को पहले ही सूचित किया था कि ये उसका क्षेत्र है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी महाकाली नदी के पूर्व में नेपाल का अभिन्न हिस्सा है और यह हमारी संविधान में शामिल नक्शे में स्पष्ट है। हालांकि इस पर भारत सरकार की तरफ से भी जवाब देते हुए नेपाल से सभी दावों को खारिज कर दिया गया। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि लिपुलेख के माध्यम से व्यापार
1954 से चल रहा है और ये हाल के वर्षों में कोविड और अन्य कारणों से रुका हुआ था। नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और ना ही उचित है। भारत इस मुद्दे को नेपाल के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन शायद नेपाल मामले को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि नेपाल ने बार बार इस मुद्दे को सुगौली संधि, ऐतिहासिक नक्शों और बाकी तथ्यों के आधार पर उठाया है। 2020 में नेपाल ने अपने नक्शे को संशोधित कर 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया, जिसमें गुंजी, नाभी और कुटी गांव भी थे। नेपाल का कहना है कि उसने 19वीं सदी के नक्शे, भूमि, राजस्व के रिकॉर्ड और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर के आदेशों जैसे सबूत इकट्ठा किए हैं। नेपाल जिस तरह का रवैया दिखा रहा है, उससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ रहा है, जो रिश्ते पहले ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। नेपाल उन्हें और भी ज्यादा जटिल बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से ज्यादा की खुली सीमा साझा होती है। साथ ही सांस्कृतिक या फिर आर्थिक और सामाजिक संबंध भी गहरे रहे हैं, लेकिन लिपुलेख जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को उजागर कर रहे हैं। खासतौर पर अब जिस तरह से व्यापार के लिए एक रास्ते को खोला गया है और आने वाले दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आगामी भारत और चीन यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन और 16 सितंबर से भारत की यात्रा इस मुद्दे को और गर्म कर सकती है। नेपाल भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जैसे नेताओं ने इस फैसले को नेपाल की संप्रभुता के लिए चुनौती बताया है। नेपाल की जनता और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग कर रही है, जबकि भारत के लिए लिपुलेख न केवल व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी है, बल्कि ये रणनीतिक सैन्य गलियारा भी है। 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद से भारत इस क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और इसे अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। हालांकि भारत ने हमेशा इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही है, लेकिन नेपाल का मानना है कि भारत और चीन द्वारा बिना उसकी सहमति के लिए गए फैसले उसकी संप्रभुता का अनादर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक लिपुलेख विवाद भारत नेपाल संबंधों में एक कांटा बना रहेगा। नेपाल की नाराजगी और उसके द्वारा बार बार उठाए गए कूटनीतिक विरोध इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा उसकी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिशें, जैसे कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद तनाव कम करना, लिपुलेख जैसे मार्गों और महत्वपूर्ण बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीनों देश भारत, चीन, नेपाल कैसे इस मामले को सुलझाते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।